नमस्कार, आप देख रहे हैं द फेडरल देश। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की। अगले कुछ ही घंटों में चुनाव प्रचार जो पहले फेज का मतदान है उसके लिए थमने वाला है। और आज हम उसी पे चर्चा करेंगे जिस तरीके की गर्माहट पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर नजर आ रही है, चाहे हम बीजेपी की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की बात करें, और जिस तरीके से वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है रिकॉर्ड लेवल पर, कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। 2400 से ज्यादा कंपनी जो है उसकी तैनाती की गई है। तो ये सब क्यों हो रहा पश्चिम बंगाल में, इसी पे चर्चा करेंगे। तो हमारे द फेडरल के सहयोगी कोलकाता से समीर पुरकायस जी जुड़ चुके हैं और उनसे समझेंगे कि पश्चिम बंगाल में आखिरकार हो क्यों रहा, क्योंकि पूरे देश में अब बंगाल के चुनाव की चर्चा है जहां 2 फेज में मतदान होना है। तो समीर सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत द फेडरल देश में। और क्योंकि अगले कुछ घंटों में पहले चरण का जो मतदान है उसके लिए प्रचार थम जाएगा, क्या चल रहा पश्चिम बंगाल में? देखिए, इस बार का जो चुनाव है पश्चिम बंगाल का, ये मतलब भारत का जो गणतंत्र का जो इतिहास है, उसमें कभी इस तरह से चुनाव नहीं हुआ। अब देखिए, और 23 तारीख को फर्स्ट फेज का वोटिंग होना है। अभी तक इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर नहीं हुआ है। इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर होना अभी भी बाकी है। तो ये जो एक अजीब तरह का माहौल में इस बार इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन जब आप जैसे बताया है कि सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट लग रहा है कि अभी हम ट्रेवल किया है अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स, तो लग रहा है कि वेस्ट बंगाल को एक मतलब फोर्टिफाई एक वार्ड जोन टाइप बना के रखा है। अब थोड़ा बार बार नाका चेकिंग, देन पुलिस पेट्रोल, इवन आप देखिएगा जो सीआरपीएफ का कैस्पर व्हीकल्स जो आर्मर्ड व्हीकल होता है उसको लेके पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो एक मतलब कहीं ना कहीं मैसेजिंग भी देने का कोशिश हो रहा है इलेक्टोरेट को। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इनको इनको एक मैसेज देने का कोशिश हो रहा है कि देखिए, आप डरिए मत, आप निर्भय होके वोट दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का इतना ओवर डेप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस जो मतलब पर्टिकुलरली जो रूरल एरियाज है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां में सिक्योरिटी जो आश्वास देना जो सब ठीक है, आप निर्भय होकर वोट देने के लिए आइए, लेकिन इतना ज्यादा प्रेजेंस से कहीं ना कहीं आदमी भयभीत भी हो रहे हैं, जो चारों तरफ इतना सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये मतलब एक वार जोन कश्मीर में हम नॉर्थ ईस्ट में देखे हैं इस तरह का डिप्लॉयमेंट। अभी मणिपुर जल रहा है, वहां में इस तरह का डिप्लॉयमेंट देखते हैं हम लोग जब ये वहां जाते हैं। बट दिस टाइम मतलब वेस्ट बंगाल में इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया है। और सिर्फ से मैंने बताया आपको इलेक्टोरल रोल, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, एंड पैरेलली सडनली सीबीआई ईडी जो केसेस में इतना दिन वो सो रहे थे उसमें जाग उठे हैं। इवन द कैंडिडेट्स का घर में रेड हो रहा है। कैंडिडेट्स को आप 8 घंटा 9 घंटा इंट्रोगेट कर रहे हैं, उनको कैंपेनिंग से उठा के ले आके। तो ये जो कहीं एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो होना चाहिए था, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नजर नहीं आ रहा है। ये लग रहा है कि पर्टिकुलर एक पार्टी को फायदा कराने के लिए इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। तो सर, ये आप जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या है बंगाल में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी मशीनरी इस तरीके से लगी हुई है, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस तो अमित शाह गृह मंत्री के उन्हीं के अधीन आते हैं। कल एक तस्वीर सामने आई किस तरीके से तमाम जो पारामिलिट्री फोर्सेस के डीजी हैं उन्होंने एक साथ बैठक की। ऐसा देश के किसी राज्य के इतिहास में नहीं हुआ होगा जिस तरीके से इतने सेंट्रल फोर्सेस के डीजी वहां पे बैठक कर रहे हैं। तो आम जन में क्या इसका संदेश जा रहा? क्या वाकई में उनको लग रहा कि ये एक तरह से छावनी सी स्थिति बन गई है? क्योंकि 2021 में जहां 725 पारा कंपनी की तैनाती की गई थी, इस बार 2400 से ज्यादा संख्या है।
हाँ, ज़रूर। देखिए, जैसे मैंने बताया है कि ये मतलब इस तरह का इलेक्शन कमीशन बोल रहे हैं कि इसको एक पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए। हाँ, ये माना, ये कोई डिनाई नहीं कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन होता है, काफ़ी वायलेंस होता है। लेकिन अभी अब ग्राउंड में देखिए, वायलेंस उस तरह से इस बार टोटली हम लोग बोल नहीं पाएंगे कि वायलेंस फ्री इलेक्शन हो रहा है। जहां जहां वायलेंस हो रहा है, वायलेंस तो हो रहा है, तो इतना सिक्योरिटी प्रेजेंस क्या काम में आ रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अब जो पहले प्रश्न किए हैं कि क्यों भी सडनली इतना पश्चिम बंगाल का ऊपर इतना फोकस क्यों है। देखिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए ये सिर्फ पॉलिटिकल बैटल नहीं है, एक आइडियोलॉजिकल एक बैटल भी है। इनका जो ये जो नेशनलिज्म का जो इनका ये प्लैंक होते हैं, हाँ, एक में तो आप जैसे जानते हैं, जो ये जो इंडियन नेशनलिज्म का जो जिसको बोलता है क्रेडल, जहाँ जन्म स्थान है बंगाल। हाँ, आप वंदे मातरम बोलिए, जनगण मन आदि बोलिए, हाँ, यहाँ से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का ये जो एक पैन इंडियन नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो आया है, ये बंगाल से आया। तो इनके लिए ये आइडियोलॉजिकली काफी इम्पोर्टेंट है। जितना पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है, उतना आइडियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है, जो इनको बंगाल कैप्चर करना है। तो सर एक चीज और जो खबरें आ रही है वहां से आईपैक को लेकर, क्योंकि आईपैक 2021 में भी टीएमसी का जो कैंपेन था उसकी सूत्रधार थी, उसने पूरा तैयार किया था। अभी जो 2 दिन से जो खबरें आ रही है आईपैक को लेकर कि आईपैक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के डर से शायद आईपैक ने बाहर ले लिया, हालांकि टीएमसी इसका खंडन कर रही है। आप ग्राउंड पे हैं, क्या वास्तविक स्थिति है वहां पर? देखिए, आईपैक का जो फंक्शनिंग था, आईपैक अभी देखिए जो इनका जो रोल था, आईपैक जो जो रोल प्ले कर रहा था, वो अभी टीएमसी अपना इनको अपना एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन उतारा ग्राउंड में। तो आईपैक का जो रोड मैप है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो पैरेलल टीम। और ये टीम पहले इन लोग काफी सारे जो मेंबर्स इस टीम में है, ये अभिषेक बनर्जी का ऑफिस का अंडर में ये टीम फंक्शन करते हैं। तो ये जो टीम है, ये पहले आईपैक से मतलब इनका काफी तालमेल था। मतलब एक तरह से कहा जाए तो आईपैक से ही काफी आदमी वहां से ज्वाइन भी किए, आईपैक से आया हुआ है। तो ये एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन इनका सेटअप किया गया था पार्टी के तरफ से पहले से ही, पर्टिकुलरली अभिषेक बनर्जी का ऑफिस से। तो इसीलिए ऑन ग्राउंड में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे इनका व्हाट्सएप ग्रुप का ये था, मीडिया जो कोऑर्डिनेट करना था, या जो ब्लॉक लेवल में इनका वर्कर्स का, मंडल लेवल में वर्कर्स का साथ जो कोऑर्डिनेशन वो चल रहा है, उसमें ज्यादा फर्क आया नहीं है। लेकिन ये भी एक तरह से सडनली इलेक्शन के पहले आप एक जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम कर रहे थे, उस ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर इस तरह का छापा मारना। और आप अगर देखिएगा सेंट्रल एजेंसीज का जो बंगाल में ट्रैक रिकॉर्ड है, अभी नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, कोई भी स्कैम में अभी तक इन्होंने कुछ कंक्लूजन में पहुंचा नहीं है। थोड़ा दिन पहले शारदा स्कैम का जो मेन एक्यूज था सुदीप्त सेन, उनको बेल मिल गया। तो इस तरह से आप ये जो टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ, उसका जो एजुकेशन मिनिस्टर था पार्थो चैटर्जी, उनको बेल मिल गया। तो ये जो केसेस है, केसेस तो कहीं मतलब कंक्लूजन नहीं हो रहा है, ये लंबा खींच रहा है। और ये जो चार्जेस है, चार्जेस कुछ भी मतलब कोर्ट में प्रूफ नहीं हो रहा है। तो इससे क्या बीजेपी का कहीं ना कहीं ये इनका गेम प्लान बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि टीएमसी इसको ऑलरेडी यूज करना शुरू कर दिया एज ए विक्टिम कार्ड प्ले करके। जो देखिए सारे जितना सारे मशीनरी, ईडी, सीबीआई जो भी है हमारे अगेंस्ट में यूज कर रहे हैं, हम अकेले, बाकी इनका ये अपना पूरे मशीनरी हमारे अगेंस्ट में यूज कर रहा है टू कैप्चर बंगाल। ये जो नैरेटिव जा रहा है, ये बीजेपी के लिए बैकफायर भी हो सकता है पॉलिटिकली। ये जो इनका स्ट्रेटेजी है, ये उल्टा भी पड़ सकता है।
तो सर जो पहले फेज का जो इलेक्शन होना है 152 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वहां पे ये किन इलाकों के ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और वहां की क्या स्थिति नजर आती है फिलहाल आपको इन 152 कॉन्स्टिट्यूएंसी में? देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बीजेपी का मेनली ये बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जैसे कि नॉर्थ बंगाल। हाँ, तो सिर्फ आप मालदा मुर्शिदाबाद को छोड़ दे माइनॉरिटी एरियाज, तो लार्ज बीजेपी का मेन जो सीट्स था मोतुआ बेल्ट को छोड़ के मैक्सिमम सीट्स 2021 असेंबली इलेक्शन में इसी बेल्ट से आया है, जंगल महल जो ट्राइबल एरियाज है। तो इस बार जो है ये जंगल महल में ट्राइबल्स का जो ट्राइबल वोटर्स है उसमें एक टीएमसी का आफ्टर का एगेंस्ट में भी एंटी इनकम्बेंसी काफी सारा है। 3 साल कोई भी सरकार रहे तो उस ये स्वाभाविक है कि एंटी इनकम्बेंसी होगा, एंड एंटी इनकम्बेंसी है भी, पर्टिकुलरली जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम लेके युवा में काफी नाराजगी है। एंड बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ के इस एक देखिए, आप 3 साल का एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपको चाहिए था, बीजेपी को चाहिए था कि ये जो मेन गवर्नेंस इश्यूज है उसको लेके आप इलेक्शन में लड़िए, क्योंकि यहाँ काफी सारा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, उसके बाद करप्शन इश्यूज है, ग्रास रूट लेवल में काटमानी का इश्यूज है, ये जो वेलफेयर स्कीम है, वेलफेयर स्कीम में कहीं कहीं मतलब जो टीएमसी नहीं कर रहे हैं, ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनको वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिला है। तो इस तरह से ये जो इश्यूज है, ये मुद्दे को छोड़ के आप मतलब मुद्दे से भटक गया है ये। अब एसआईआर, देन ये सिक्योरिटी इश्यूज, एंड बीजेपी का जो कॉमन एजेंडा एक होता है, जो कम्युनल एजेंडा रिलीजन को लेके, उस पे इलेक्शन हो रहा है। तो इस जैसे ये फर्स्ट में एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है नंदीग्राम। मैं शनिवार को नंदीग्राम में था, तो नंदीग्राम में आपको लगेगा कि आप मतलब यहाँ कोई पॉलिटिकल मतलब बीजेपी और टीएमसी का फ्लैग कम और जय श्री राम और जय बांग्ला का फ्लैग ज्यादा था। तो मतलब इस तरह का ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चल रहा है, तो ये पूरा यही माहौल है, मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। एसआईआर नॉर्थ बंगाल में मालदा मुर्शिदाबाद ये सब एरिया में इस बार माइनॉरिटीज के अंदर भी काफी टीएमसी को लेके नाराजगी था। आपका वाकफ बिल का जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट इसको डील किया, ओबीसी इश्यूज में आप जानते हैं कि बंगाल में थोड़ा दिन पहले जो ओबीसी लिस्ट है, ओबीसी लिस्ट को रिस्ट्रक्चरिंग किया गया है। उसमें क्या हुआ, बंगाल में ओबीसी 17% रिजर्वेशन है, ओबीसी ए कैटेगरी एंड एबीसी बी कैटेगरी। तो ओबीसी ए कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन है, ओबीसी बी कैटेगरी में 7% रिजर्वेशन है। तो काफी सारा माइनॉरिटी ग्रुप्स को ओबीसी ए कैटेगरी से लेके डिमोट करके एबीसी बी कैटेगरी में डाला गया है। तो उससे भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज में क्षोभ है। उसके बाद एसआईआर में काफी सारे उनको नाम डिलीट हो गया। तो ये जो माइनॉरिटी एरियाज में जो टीएमसी को लेके जो क्षोभ थे, वो अल्टीमेटली मुद्दा नहीं है, अभी मुद्दा है एसआईआर। तो इससे मतलब जो ओरिजिनल जो इश्यूज है वो इश्यूज से भटक रहे हैं। सर एक चीज जो हमने और देखा अभी जो एक प्रमुख बात देखने को मिली, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर जिस तरीके से अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बिल लेकर सरकार आई, क्या ये मुद्दा वहां पर है? क्योंकि बीजेपी तो आज देखिए हर प्रदेश में उनके महिला कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे हुए हैं। क्या पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बीजेपी तो कसूरवार ठहरा रही है तृणमूल कांग्रेस को कि उसने बिल को पास नहीं होने दिया, तो वहां पे भी क्या महिला आरक्षण बिल का कुछ असर है?
देखिए बीजेपी का ये मुद्दा पश्चिम बंगाल के लिए ये मतलब ये स्टिक नहीं करेगा, क्योंकि टीएमसी का आप अगर देखिएगा असेंबली में देखिए, पार्लियामेंट में देखिए, जो इनका इस बार का इलेक्शन में भी आप देखिएगा जो टिकट देने का नॉमिनेशन, जो महिलाओं को नॉमिनेशन देना, वो बीजेपी से काफी ज्यादा नॉमिनेशन टीएमसी ने दिया है महिलाओं को। तो ये इश्यूज देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का काम है इश्यूज बनाना, लेकिन पब्लिक को लगता नहीं है। पहले भी इन्होंने एक इशू किया था लास्ट असेंबली इलेक्शन में 2021 में, कैंपेनिंग का स्लोगन था बंगाल में टीएमसी ममता दीदी दुर्गा पूजा होने नहीं देती है। तो इस तरह का इशू देखिए, आप अगर कहीं एब्रप्टली एक इशू ले आते हैं जो कि मतलब ग्राउंड जमीनी हकीकत से काफी मतलब अलग है, तब ये मतलब इलेक्टोरेट के साथ मतलब रिजोनेट नहीं करता है। तो इस बार भी ये जो इनका ये जो इशू है महिलाओं का आरक्षण को लेके, मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब असर करेगा वोटर के ऊपर। सर, एक जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री गए और झालमुड़ी वो खा रहे थे एक शॉप पर जाकर, ये किस वजह से, किस तरीके के वोटरों को लुभाने की इस तरीके से कोशिश है वहां पे? क्यों प्रधानमंत्री इस तरीके से गए एक छोटे से झालमुड़ी के दुकान में, और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है? हालांकि ममता बनर्जी का भी बयान आया कि उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नाटक कर रहे थे। नहीं देखिए, इलेक्शन का टाइम में हर पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर ये करते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री बोल के नहीं, ममता बनर्जी भी करती है, कहीं जाके चाय बनाती है। तो ये पॉलिटिकल एक ऑप्टिक्स है, ये हर नेता करते हैं एक मैसेज देने के लिए। देखिए हम कितने आम आदमी हैं, हम आपसे अलग कुछ है नहीं। लेकिन मैं जस्ट एक ये जो प्राइम मिनिस्टर का मैसेजिंग में भी मुझे लगा कि दो फ्लॉस है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने जो पेमेंट किया है वो कैश में किया है, जबकि प्राइम मिनिस्टर का खुद का कैंपेन था डिजिटल, मतलब पेमेंट मोड डिजिटल होना चाहिए, कैशलेस इकोनॉमी। तो प्राइम मिनिस्टर खुद अपना जो कैशलेस इकोनॉमी का जो इनका कैंपेन था, इनको खुद ही निगेट किया है बाय पेइंग इन कैश। सेकेंडली, जो झालमुड़ी का अभी टीएमसी का जो मेन कैंपेन है, और टीएमसी के साथ साथ कुछ बंगाली नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी ये कैंपेन कर रहा है कि बीजेपी एंटी मतलब बंगालीज का हित से ज्यादा हिंदी भाषी का हित देख रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर जो जब झालमुड़ी खरीदने गया, वो जो व्यापारी थे, वो जो बिजनेसमैन थे, वो हिंदी भाषी थे। तो ये भी कहीं ना कहीं इन्होंने एक मुद्दा, जो इनका जो ऑपोजिशन कैंप को एक मुद्दा दे दिया। तो इससे कल से मतलब इनका जो बीजेपी का जो क्रिटिक है, इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि देखिए दुकान में गया, वो भी एक नॉन बंगालीज का दुकान में, जबकि इस तरह का मुद्दा होना नहीं चाहिए इलेक्शन में, धर्म जात भाषा को लेकर राजनीति। लेकिन आज भारत का पॉलिटिक्स में इस तरह का मुद्दा ही काफी चर्चा में होता है, और ये इस तरह का मुद्दा वोटर को इन्फ्लुएंस भी करता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर को, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो कल ऑप्टिक्स था, इस ऑप्टिक्स में ये कहीं ना कहीं ये दूर चूक हो गया है। सर, एक बात जो निकलकर सामने आ रही है आरएसएस की भूमिका को लेकर, क्योंकि 2021 में भी हमने देखा था आरएसएस किस तरीके से वहां सक्रिय था। अब जो ये बात निकल कर आ रही है कि ये लास्ट चांस है, अगर इस समय अगर चूक गए तो फिर कभी बंगाल नहीं फतह कर पाएंगे। अमित शाह लगातार कहते रहे कि जब तक बंगाल को नहीं जीतेंगे तब तक बीजेपी का गोल्डन पीरियड नहीं आएगा। तो आरएसएस किस तरीके से ग्राउंड पे काम करे? कहा जा रहा है कि उनके हजारों लाखों के उनके संख्या जो है, लोग कार्यकर्ता डोर टू डोर वहां पे कैंपेन कर रहे हैं। नहीं, आरएसएस काफी सक्रिय है इस बार। लास्ट 26 का इलेक्शन में आरएसएस इतना सक्रिय नहीं था, काफी नाराजगी थे उन पे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। लेकिन इस बार जो इंटरनल जो प्रॉब्लम था बीजेपी का, पुराने खेमा और नया खेमा में, तो ये इस बार नहीं है। बीजेपी इस बार काफी यूनाइटेड एक टीम लग रहा है, और आरएसएस भी पूरा अपना ताकत छोका है इस बार। तो
आरएसएस एंड सिर्फ आरएसएस नहीं, बीजेपी अपना काफी कार्यकर्ता, काफी जो लीडर्स है बाहर से, दूसरे स्टेट से भी ले आए हैं इलेक्शन को देखभाल करने के लिए। तो बाहर से भी काफी बीजेपी और आरएसएस का कार्यकर्ता आए हुए हैं। और सर अगर आखिर में अगर सम अप करें तो अगर इलेक्टोरल लिस्ट अभी तक फाइनल अगर रेडी नहीं हुआ है तो जनता के बीच में, वोटरों के बीच में भी एक केओस की स्थिति होगी, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के तो बीच होगी, लेकिन पब्लिक के बीच में भी वोटर लिस्ट, क्योंकि जो घर घर जाते हैं वर्कर्स, ये लोग उनको जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके वोटर लिस्ट जो होते हैं जिसके लेकर वो मतदान करने जाते हैं, तो वहां पे जनता के बीच में भी एक अजीब सी भ्रमित वाली स्थिति होगी। हाँ, देखिए इलेक्टोरल स्लिप जो दिया जाता है वोटर को, तो आप मतलब लास्ट मोमेंट तक तो आपको पता ही नहीं है कि आप वोटर्स है कि नहीं। हाँ, तो ये कन्फ्यूजन तो है। तो और ये कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन अब ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक नया चैलेंज हो गया है कि इलेक्टोरल लास्ट मोमेंट में जब इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर हो, अब पहले तो है कि इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर होगा, प्रिपेयर होके इसको आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पहुंचाना है, तो वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा बूथ लेवल में। फिर भी तो ये इससे एक तो मतलब इलेक्शन कमीशन का लिए भी एक ये काफी मतलब एक टैक्सिंग काम हो गया। और पॉलिटिकल पार्टीज को अभी जब लिस्ट तैयार होगा उसके बाद इमीडिएटली आप लिस्ट देख के फिर वोटर जो नया वोटर्स इंक्लूड होगा उसके नाम में स्लिप तैयार करके उनके पास पहुंचना, क्योंकि उनको ये पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये कोशिश किया जाता है कि भाई हम उनको स्लिप लेके हम ही पहुंचे। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी एक नया मतलब एक चैलेंज है, एंड वोटर्स के लिए तो मतलब लास्ट मोमेंट तक मतलब एक तरह का दुविधा में रहेंगे कि हम वो वोटर है कि वोटर नहीं है। तो ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि इस बार का चुनाव एक अजीब तरह का माहौल में इस बार चुनाव हो रहा है, एंड ये अवॉइड किया जा सकता था अगर मैं इलेक्शन कमीशन एसआईआर को कर लिए इतना कम समय नहीं देके अगर थोड़ा लंबा समय लेते तो एसआईआर काफी अच्छा से एसआईआर का जो प्रक्रिया है काफी अच्छा से हो सकता था, लेकिन इन्होंने काफी जल्दीबाजी में ये लिस्ट बनाए हैं और इसीलिए काफी मतलब इसमें काफी प्रॉब्लम आया है। तो उम्मीद करते हैं अल्टीमेटली जो जेन्युइन वोटर्स है, कोई भी सिंगल जेन्युइन वोटर्स बाहर नहीं रहेगा, सभी इस बार वोट दे पाएंगे, यही उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल समीर सर, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी वोटर को वो मतदान कर सके, जो कि जरूरी है। लोकतंत्र का जब पर्व हो रहा तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके, और जिस तरीके से, लेकिन बंगाल में जिस तरीके से इतने अधिक संख्या में केंद्रीय जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई, तो जनता में भी समीर जी ने बताया कि किस तरीके से एक भय का माहौल है, लोगों में डर का माहौल है, पता नहीं क्या हो गया है बंगाल में। इन तमाम बातों को लेकर चिंता है, लेकिन पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होने जा रहा है 152 विधानसभा क्षेत्रों में, और देखना होगा दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को है। लेकिन अगले कुछ घंटों में प्रचार थमने वाला है बंगाल में, लेकिन हमारी नजर इस पर बनी रहेगी और फिर से समीर पुरकायस्थ जी से हम जुड़ेंगे जिस दिन मतदान होगा, वहां के फीडबैक लेने के लिए किस तरीके से वहां मतदान होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया समीर पुरकायस्थ जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर फेडरल देश में जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्ते आप।